हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमिसर क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉलिजन थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बाइमॉलिक्यूलर गैसियस रिएक्शंस। तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कॉलिजन थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बाइमॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शंस। ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले थ्योरेटिकल पोस्टुलेट्स की बात करते हैं। थ्योरी के पोस्टुलेट्स। तो एक्चुअली थ्योरी का वन बाय वन आप स्टेटमेंट लिखते जाएंगे। सबसे पहली बात तो ये थ्योरी ना क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन करती है, मतलब कि नंबर क्वांटिटेटिव क्वांटिटी की बात करती है, रेट कितना होगा, ठीक है ना, क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन। दूसरा, फिर जो आगे पॉस्टुलेट स्टार्ट करते हैं, पहला पॉस्टुलेट थ्योरी बोलती है मॉलिक्यूल्स आर कंसिडर्ड टू बी रिजिड एंड हार्ड स्फीयर्स। जो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं वो रिजिड होते हैं और हार्ड स्फीयर्स होते हैं। ठीक है ना, रिजिड स्फीयर्स, पहला पॉस्टुलेट। सेकंड, देयर एग्जिस्ट नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नो फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन देम। मींस आइडियल गैस बिहेवियर है, मॉलिक्यूल्स ना तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना ही रिपेल करते हैं। हाँ, कॉलिजन किस लिए हो रहा है? क्योंकि आपने एक छोटे से वॉल्यूम में, एक डेफिनेट कन्फाइंड वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स को डाला हुआ है, तो मॉलिक्यूल्स रैंडमली मोशन में इसलिए कोलाइड कर रहे हैं। अट्रैक्शन या रिपल्सन कुछ नहीं है यहाँ पर। तीसरा पोस्टुलेट, the product molecules are formed only when the reactant molecules come close together and collide with each other। जब मॉलिक्यूल एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे, तो तभी प्रोडक्ट फॉर्मेशन पॉसिबल हो सकता है। बट अगला पोस्टुलेट क्या, नंबर 4, ऐसा नहीं है कि जब भी कॉलिजन होगा हमेशा प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा। ऑल द कॉलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव एट ऑल टेम्परेचर्स। ऐसा नहीं कि कॉलिजन हुआ और इफेक्टिव कॉलिजन हो जाएगा, वो डिपेंड करता है कि कॉलिजन क्राइटेरिया पूरा हो रहा था या नहीं हो रहा था। तो वो अगला पॉस्टुलेट है, ओनली दोज कॉलिजन्स आर इफेक्टिव इन विच द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स satisfy the following two criteria। Only those collisions are effective in which the colliding molecules satisfy the following criteria। Criteria क्या है? First criteria is energy of activation and second criteria is specific orientation। स्पेसिफिक ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। देखो, पहला क्राइटेरिया का मीनिंग क्या कि मॉलिक्यूल मस्ट बी सफिशिएंटली एनर्जेटिक इन ऑर्डर टू अंडरगो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। मॉलिक्यूल में इतना एनर्जी होना चाहिए वो थ्रेशोल्ड बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। और स्पेसिफिक ओरिएंटेशन में एट द टाइम ऑफ कॉलिजन उनका ओरिएंटेशन भी मैटर करता है। मॉलिक्यूल्स जब एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में होते हैं तभी वो इफेक्टिव कॉलिजन हो सकता है। आप जस्ट ऐसे देखो, जैसे H2 और Br2 की रिएक्शन है ये वाला, H2 प्लस Br से HBr प्लस H। तो देखो H2 मॉलिक्यूल ये, Br एटम ये आपस में कोलाइड किए, तो एक तो पॉसिबिलिटी ये वाली है, इस तरह का ट्रांजिशन स्टेट आएगा। और एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कॉलिजन के टाइम पर H2 मॉलिक्यूल ऐसे था और Br एटम ऐसे था एट द टाइम ऑफ कॉलिजन। तो यहाँ से जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा वो इस तरह की ज्योमेट्री का आएगा। प्रोडक्ट दोनों से एक ही रिक्वायर्ड है, एच एटम अलग करना है और एच बी आर अलग करना है। टारगेट दोनों से सेम प्रोडक्ट फॉर्मेशन है। अब देखो, पहले वाले केस में क्या है, जिसमें लीनियर ट्रांजिशन स्टेट बना है, इसमें केवल ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट आपको वर्क करना है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, एच अलग होगा, एच बी आर अलग हो जाएगा, तो इजीली हो सकता है। बट यहाँ पर देखो, यहाँ पर एटम्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, आपको ये भी ब्रेक करना होगा, ये भी ब्रेक करना होगा, इस तरह से ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो ये स्टेप कंपेरेटिवली फर्स्ट वन के स्लो होगा। तो ओरिएंटेशन भी मैटर करता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम बाई चांस ये मान लेते हैं कि सपोज सारे कॉलिजन इफेक्टिव है। अगला पॉस्टुलेट, इफ ऑल कॉलिजन्स आर इफेक्टिव देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डिटरमाइंड कंप्लीटली बाय द कॉलिजन रेट, दैट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच दे कोलाइड। यदि सारे कॉलिजन इफेक्टिव है तो रेट ऑफ रिएक्शन और कॉलिजन रेट सेम हो जाएगा, जो भी कॉलिजन का रेट था वही रेट ऑफ रिएक्शन होगा। और जो रेट होगा इस बेस पर, द रेट कैलकुलेटेड ऑन दिस बेसिस विल बी द मैक्सिमम पॉसिबल रेट फॉर द रिएक्शन। दैट मींस द इट सेट्स एन अपर लिमिट, मैक्सिमम रेट की एक अपर लिमिट सेट हो जाती है। ठीक है। तो ये थ्योरेटिकल पॉस्टुलेट्स हैं। आगे स्टेटमेंट, इन केस हमारे पास कोई इस तरह का रिएक्शन दिया हुआ है, एलिमेंट्री बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है, रेट कांस्टेंट K2, तो इस रिएक्शन के लिए एक टर्म डिफाइन करते हैं हम, ZAA। इसको बोलेंगे हम नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स, या नंबर ऑफ कॉलिजन्स बोलो आप। मान लो ये नंबर ऑफ कॉलिजन्स है पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, इज गिवन बाई, तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से रिजल्ट आता है, यहाँ डायरेक्ट यूज करते हैं, 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर U बार NA स्टार स्क्वायर।
ठीक है, ये डायरेक्ट रिजल्ट हम लिखते हैं। कॉलिजन थ्योरी इसको पॉस्टुलेट में मान के चलती है कि जब भी कोई इस तरह की एलिमेंट्री रिएक्शन होगी तो पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इतना नंबर ऑफ कॉलिजन होगा। ठीक है, जहां पर सिग्मा क्या है, कॉलिजन डायमीटर। कॉलिजन डायमीटर क्या होता है, इट रिप्रेजेंट्स द क्लोजनेस ऑफ अप्रोच एट द मोमेंट ऑफ कॉलिजन। बस कॉलिजन के टाइम पर मॉलिक्यूल एक दूसरे को कितना अप्रोच कर सकते हैं, तो सिंपली दोनों की रेडियस सम हो जाएगी। कॉलिजन डायमीटर में ये वाले डिस्टेंस है, तो कॉलिजन डायमीटर का जो आंसर लिखेंगे आप 2RA लिख सकते हैं, यहाँ पे सिग्मा ए भी लिख सकते हैं। एवरेज स्पीड, ये भी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से डायरेक्ट रिजल्ट, ये होती है एवरेज स्पीड। और इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 8 kT यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अपॉन पाई एम मास ऑफ सिंगल आइटम ऑफ ए, 8 kT अपॉन पाई एम है। और जो एन एस लिया हुआ यहाँ पर हमने लास्ट टर्म एन स्टार, दिस इज नॉट एवोगाड्रो नंबर, स्टार इसलिए लगाया हुआ, दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है ना, यूनिट वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स है कि वो हमने एन ए स्टार कंसिडर किया हुआ है। नोट करेंगे जल्दी से। तो थ्योरेटिकल पॉस्टुलेट है कि जब भी ए प्लस ए बाई मॉलिकुलर रिएक्शन होगी तो इतने कॉलिजन्स पर सेकेंड होंगे। ठीक है, जिसमें सिग्मा कॉलिजन डायमीटर था और वो एवरेज स्पीड है। ओके, अगला पॉस्टुलेट, नेक्स्ट पॉस्टुलेट। मान लो रिएक्शन ये दिया हुआ है, डिफरेंट रिएक्टेंट्स ए प्लस बी टू प्रोडक्ट, और क्वेश्चन मोस्टली इसी से ही आता है। तो इस रिएक्शन के लिए जो नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट सेकेंड होते हैं, ये भी डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे, पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर 8 kT अपॉन पाई म्यू पावर 1/2 और एन ए स्टार एन बी स्टार। ठीक है, इसका आगे यूज करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 डाल लेते हैं। मीनिंग सेम है, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एन ए स्टार एन बी स्टार। पहले इनको लिख लेते हैं। एन ए स्टार हमने क्या माना था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए पर लीटर या पर यूनिट वॉल्यूम, जो भी यूनिट दिया हुआ वॉल्यूम का। तो सेम टाइप से एन बी स्टार क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वेसल। म्यू यहाँ पर रिड्यूस्ड मास है। ठीक है, म्यू इज एयर रिड्यूस्ड मास। और इसकी कैलकुलेशन करने का ये मेथड होता है 1/μ इक्वल टू 1/मास ऑफ ए प्लस 1/मास ऑफ बी। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एम ए इंटू एम बी, ये मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, एम ए इंटू एम बी, तो ऊपर आ जाएगा ये एम बी प्लस एम ए। ठीक है, तो इसके बाद इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं कैसे, इसके बाद आप इसके साइड एक्सचेंज कर देंगे। तो साइड एक्सचेंज करने के बाद लिखते हैं इसको, साइड एक्सचेंज करने के बाद रिड्यूस मास को आप ऐसे लिख पाएंगे, म्यू विल बी एम ए एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी। तो इतना ध्यान देंगे, ये रिड्यूस मास जब भी आपको लिखना है तो मासेस का प्रोडक्ट ऊपर आता है, नीचे मासेस का सम आता है। ठीक है, ऊपर मासेस का प्रोडक्ट है और नीचे मासेस का सम आ रहा है। इसके अलावा सिग्मा ए भी कॉलिजन डायमीटर है, क्लोजनेस ऑफ अप्रोच एट द मोमेंट ऑफ कॉलिजन। ये मान लो ए मॉलिक्यूल है, ये बी मॉलिक्यूल है, ये इसका रेडियस और ये इसका रेडियस। तो सिग्मा ए बी क्या होगा, रेडियस ऑफ ए प्लस रेडियस ऑफ बी, या ए का रेडियस मीन्स ए का डायमीटर बाई 2, बी का रेडियस मीन्स बी का डायमीटर बाई 2। तो कॉलिजन डायमीटर के लिए भी आपके पास एक रिजल्ट ये हो जाएगा, सिग्मा ए बी विल बी सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी बाई 2। दिस विल बी द रिजल्ट फॉर कॉलिजन डायमीटर। ठीक है, बाकी टर्म्स के मीनिंग सेम है, टी टेम्परेचर है, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। नोट करेंगे जल्दी से आप। सो ये जब दोनों रिएक्टेंट डिफरेंट हैं तब के लिए लिखा हुआ है। इसके बाद नोट कर लिया आपने। अच्छा, एक चीज और फिक्स कर लो इसमें आप। चलो अभी आगे करते हैं।
ये लिखा हुआ है। थ्योरी में assumption था इफ ऑल कॉलिजन्स आर इफेक्टिव देन द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी द कॉलिजन रेट। इस कॉलिजन रेट को हम रेट ऑफ रिएक्शन भी कर देंगे और वो मैक्सिमम रेट होगा, बट ये कब होगा? अब देखो इसको मैं नए सिरे से लिखता हूँ। हमने ए प्लस बी के लिए जो सेटअप लिखा हुआ है, रिएक्शन तुम्हारा ये है, ए प्लस बी से प्रोडक्ट, रेट कांस्टेंट K2, और कॉलिजन का रेट माइंडेड मैं लिख भी देता हूं, कॉलिजन रेट। तो जेड ए बी होता है और ये इक्वल टू है पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर 8 KT अपॉन पाई म्यू, ये सब स्क्वायर रूट के अंदर है, और स्क्वायर रूट के आउटसाइड Na स्टार NB स्टार। ठीक है, इक्वेशन नंबर नए सिरे से इसको हम डिस्कशन कर रहे हैं तो 1 ही डाल दिया, पहले भी 1 ही था। ठीक है, अब बोला इफ ऑल कॉलिजन्स आर इफेक्टिव देन दिस रेट विल बी द मैक्सिमम रेट ऑफ द रिएक्शन, और उसका नोटेशन हम ऐसे लिखेंगे -d/dt Na स्टार। हमने किसी भी एक के टर्म में लिख दिया। Na स्टार बता दिया पहले क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए, ये मैक्सिमम रेट है। ठीक है, तो इसी के इक्वल लिख देंगे हम, जेड ए बी के इक्वल, सेम कॉपी कर देंगे। और ये जेड ए बी लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस राइट हैंड साइड ही एक बार कॉपी कर देंगे आप, पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट ऑफ 8 KT अपॉन पाई म्यू Na स्टार NB स्टार, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, बट कन्वेंशनल रेट की बात करें हम, ये एक बाइमॉलिकुलर रिएक्शन है, तो लॉ ऑफ एक्टिव मास क्या क्या कहता है, इसका जो मैक्सिमम रेट होगा, जहां हमने यूनिट फर्स्ट में से लिखा था -dA/dt, इट विल बी सिंपली K2 इंटू A इंटू बी। ये लॉ ऑफ एक्टिव मास के बेस पर रेट है, और ऐसे नहीं कि मिनिमम रेट था, ये जो भी था मैक्सिमम ही रेट था। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ एक्टिव मास के बेस का रेट है। अब एक चीज देखो, मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है? मोलर कंसंट्रेशन मीन्स मोल पर लीटर होता है। ठीक है ना, मोल पर लीटर। और हमने जहां पर ये Na स्टार NB स्टार डिफाइन किए थे, वहां पर यूनिट वॉल्यूम कर दिया था, पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि 1 लीटर, 1 डेसीमीटर क्यूब, तो पर लीटर तो हटा देंगे, तो बस मोल ध्यान रखेंगे आपको, यहाँ पे क्या लिखना है, मोल, पर लीटर तो फिक्स है। और मोल कैसे बनाते हैं हम? मोल का मतलब क्या होता है, यदि आपको मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है तो मॉलिक्यूल्स को किससे डिवाइड करते हैं हम, एवोगैड्रो नंबर से, तो उसके मोल बन जाते हैं। अब देखो, इनके हिसाब से हमसे पूछता है कि ब्रैकेट ए बताओ, दैट मीन्स क्या, ए की मोलर कंसंट्रेशन बताओ, तो कैसे निकालेंगे? ए की मॉलिक्यूल्स देखो कितने, हमने Na स्टार माना था, और एवोगैड्रो कितना है, Na। ये मोल कॉन्सेप्ट यूज कर लिया। ऐसे कोई पूछता है बी का मोलर कंसंट्रेशन बताओ, तो बी के मॉलिक्यूल्स NB स्टार, ये कौन सा यूज कर रहे हैं, और एवोगैड्रो क्या है, Na, डिवाइड Na से करेंगे। ये मत सोचना कि यहाँ Na स्टार को Na से डिवाइड किया तो NB स्टार को NB से क्यों नहीं किया, क्योंकि नीचे तो एवोगैड्रो नंबर है। ठीक है, अब ये चीजें आप यहाँ अप्लाई कर देंगे, तो -d/dt मैक्स ए के प्लेस पर Na स्टार बाई एवोगैड्रो, मैक्सिमम रेट है ये K2, यहाँ भी Na स्टार बाई एवोगैड्रो, NB स्टार बाई एवोगैड्रो। इस Na को कॉमन लेके जब बाहर लाओगे तो ये एक्चुअली इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, एक कैंसिल आउट हो जाएगा और एक Na राइट हैंड साइड में बचेगा, उसको लिख देते हैं हम। लिखते हैं इसके बाद का स्टेप। तो फिलहाल यहां से जो बचा, -d/dt Na स्टार एंड व्हाट, मैक्सिमम रेट इक्वल टू K2 बाई Na स्टार NB स्टार। और ये इक्वेशन नंबर, देखो बीच में कुछ डाला तो नहीं है, नंबर 2 ये था और नंबर 3 ये है। ठीक है, नाउ कंपेयर इक्वेशन 2 विद इक्वेशन नंबर 3, देखो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो सेम विल बी देयर राइट हैंड साइड आल्सो। इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर कर देंगे, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड को भी इक्वल कर देंगे। पहले थर्ड वाला लिखा है K2 बाई Na
Na स्टार Nb स्टार, और ये इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। पाई म्यू Na स्टार Nb स्टार। तो एक्चुअली जो स्टार वाला पार्ट है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये Na स्टार Nb स्टार, ये Na स्टार Nb स्टार कैंसिल आउट हो जाएंगे, और K2 का ये रिजल्ट आ जाएगा। K2 विल बी दिस इनटू Na। या Na को सबसे पहले लिख दिया, पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर अंडर रूट 8 KT बाई पाई। ठीक है। तो अभी तक ना ये दो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो इक्वेशन नंबर 4 एज ए समरी देखें आप, कॉलिजन थ्योरी में डेरिवेशन तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट होगा, और एक रिजल्ट है कॉलिजन रेट वाला। ठीक है। डेरिवेशन कॉलिजन थ्योरी का यहाँ तक का कंप्लीट है। बट एक्चुअली एक चीज देखो आप, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है इनकेस आप यहाँ से टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेट देखें, चाहे आप इससे देखो या इससे देखो। इसी से देखो के लिखा हुआ है, तो के टेम्परेचर के साथ कैसे वेरिएशन दिखा रहा है, स्क्वायर रूट 2 में, ठीक है ना, स्क्वायर रूट टी। के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। अब इसमें प्रॉब्लम है एक्चुअली, हमको ऑब्जर्वेशन पता है पहले से कि जब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर 10 यूनिट से राइज करते हैं तो रेट डबल या ट्रिपल हो जाता है। बट ये एक्सप्लेन एक्चुअली नहीं कर पाएगा। कैसे देखो, फिलहाल कॉलिजन थ्योरी का डेरिवेशन इक्वेशन नंबर 4 पर कंप्लीट है। आपने इक्वेशन 4 से ये लिखा R इज प्रोपोर्शनल टू T। मान लो एक टेम्परेचर एक रेट R1, दूसरा टेम्परेचर T2, दूसरा रेट R2। हमने इन इक्वेशंस को आपस में डिवाइड किया, तो रिजल्ट मिल गया R2/R1 इक्वल टू √T2/√T1। अब रूम टेम्परेचर अराउंड 298 होता है, पर हमने मान लो 300 केल्विन पर एक रिएक्शन थी, उसका टेम्परेचर 310 केल्विन कर दिया। ये T1 है और ये T2 है। तो ऐसा टेम्परेचर राइज करने का इस रेट पर क्या इफेक्ट होगा, ये यहां से कैलकुलेट करने की आप अप्लाई करो कैलकुलेशंस। तो T2 कितना, 310/300, तो R2 विल बी, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, और इंटू R1। और आप इसको सिंप्लीफाई करके देखना, परफेक्टली तो नहीं पर ये अप्रोक्सीमेटली 1 ही आ जाता, अप्रोक्सीमेटली 1। तो एक्चुअली प्रॉब्लम है ना, प्रॉब्लम क्या है, रेट कांस्टेंट आ रहा है। आप कैलकुलेशन करके देख लो पहले कितना आ रहा है। 301, सॉरी 310 को डिवाइड किया 300 से, और इसका कर दो आप स्क्वायर रूट, तो ऑलमोस्ट ये कितना आ रहा है, हाँ 1.016 आ रहा। तो गलत नहीं लिखा था मैंने, 1.016 आ रहा ऑलमोस्ट। तो यहाँ से तो बहुत ही गलत रिजल्ट आ गया। हमने टेम्परेचर 10 यूनिट से राइज किया पर रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, जबकि ऐसा नहीं है। रिजल्ट तो आपको पहले से पता है ना, जब भी रूम टेम्परेचर पर किसी रिएक्शन के लिए टेम्परेचर T+10 करते हैं तो उसका रेट डबल या ट्रिपल होता है। तो ये गलत रिजल्ट दे रहा है। तो एक्चुअली अभी तक का जो ये डेरिवेशन है इसमें थोड़ा सा आपको कुछ चेंज भी मॉडिफिकेशन करना होगा, क्योंकि ये गलत आंसर दे रहा है। और एक्चुअली गलत इसलिए दे रहा है क्योंकि आपने कॉलिजन रेट को ही रेट ऑफ रिएक्शन मान लिया, जबकि ऐसा नहीं है। सारे कॉलिजन इफेक्टिव नहीं होते हैं, तो कॉलिजन रेट हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होगा, उसको थोड़ा सा कम करना होगा। और वैसे भी ना हमने आरमैक्स लिखा हुआ है, तो एक फैक्टर मल्टीप्लाई करके इस रेट को कम कर देते हैं। तो आप ऐसे ध्यान रखो, हमने जो रेट लिखना है वो कॉलिजन रेट को कुछ रिड्यूस करके लिखना है। हम परफेक्ट कॉलिजन रेट को रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बोल सकते। ये रेट ऑफ रिएक्शन है, बट ये मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन है जो केवल एक कंडीशन में होगा, जब सारे कॉलिजन इफेक्टिव हैं। और ऐसा बहुत ही रेयर होता है कि सारे कॉलिजन इफेक्टिव, वो भी बहुत हाई टेम्परेचर पर। सभी रिएक्शन के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसको थोड़ा कम करेंगे। तो ये एक्चुअली है क्या, ये तो कॉलिजन रेट है, कॉलिजन रेट है एक्चुअली। ये तो कॉलिजन रेट में क्या होता है, कितने कॉलिजन हुए, मीन्स टोटल नंबर ऑफ कॉलिजन्स पर सेकेंड। बट सारे तो इफेक्टिव नहीं हो सकते ना, तो हम इसको फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन से मल्टीप्लाई करेंगे। और वो टर्म आर हेनियस में आपको ऑलरेडी बता दिया था, E⁻−EA/RT। इस टर्म का मतलब क्या होता है, दिस इज व्हाट, दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स। दिस इज द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन्स। तो टोटल कॉलिजन को फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तब इफेक्टिव कॉलिजन आएंगे। और साथ के साथ एक फैक्टर और, सारे कॉलेजन प्रॉपरली भी ओरिएंटेड होने चाहिए, तो उसके लिए पी से मल्टीप्लाइड कर देंगे। ऑल कॉलेजन्स के
जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स थे वो कॉलिजन के टाइम पर परफेक्टली ओरिएंटेड भी होने चाहिए। तो इस पी को हम एक्चुअली बोलते हैं स्टेरिक फैक्टर। स्टेरिक फैक्टर ये यही डिफाइन करता है मॉलिक्यूल मस्ट बी प्रॉपरली ओरिएंटेड, और इसकी वैल्यू जनरली लेस देन 1 होती है। यदि इसका वैल्यू 0.8 है तो इसका मतलब क्या, 80% कॉलिजन्स के टाइम पर मॉलिक्यूल्स प्रॉपरली ओरिएंटेड है, ये इसका मीनिंग है। और एक चीज और, यदि किसी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल आ गया और इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आप इसको 1 मान लेंगे, मतलब फिर आप ये मान के चलेंगे कि सारे कॉलेजन इफेक्टिव है। इफ नॉट गिवन देन पी इक्वल टू 1। यदि किसी क्वेश्चन में पी का आंसर नहीं दिया हुआ है तब इसको आप 1 मान लेंगे। तो रेट को हमने 2 फैक्टर से रिड्यूस कर देना है, और सेम थिंग K2 के लिए भी। तो फाइनल कॉलिजन थ्योरी के जो रिजल्ट्स आ जाएंगे वो रिजल्ट से आ जाएंगे। समरी कर लेते हैं। कॉलिजन थ्योरी की समरी किसके लिए, इस वाले सेटअप के लिए। क्वेश्चन जो आता है वो इसी सेटअप से आता है, ए प्लस पी से प्रोडक्ट और रेट कांस्टेंट K2। सबसे पहले तो हम जेड ए बी भी लिख देंगे, नंबर ऑफ कॉलिजन्स या कॉलिजन रेट पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट सेकेंड। क्या था, पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर 8 KT बाई पाई म्यू, स्क्वायर रूट लिखो या पावर 1/2 एक ही बात है, और Na स्टार NB स्टार। ठीक है। और अब हमने बता दिया ये मैक्सिमम रेट है, पर एक्चुअल रेट जो होगा वो इससे थोड़ा कम होगा। 2 फैक्टर से हमने इसको रिड्यूस किया हुआ था। स्टार्टिंग में P, बीच में सेम थिंग जो भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, बीच में सेम थिंग जो भी लिखा हुआ है, पाई सिग्मा ए बी स्क्वायर, और फिर से ये 8 KT बाई पाई म्यू पावर 1/2 Na स्टार NB स्टार। ये तो स्टेरिक फैक्टर का रिडक्शन हो गया, इससे थोड़ा रेट कम कर दिया, और एक फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलेजन से रेट को कम कर दिया। ये राइट में दिखाएंगे। और एक जब आप रेट कांस्टेंट के का फॉर्मूला लिखते हैं, वो आपको ड्राइव करके दिखा दिया था K2 का, तो उसमें ये स्टार वाले पार्ट हट जाते हैं, एवोगैड्रो आ जाता है, बाकी सब कुछ सेम लिख देंगे। उसमें बस एवोगैड्रो आता है, ये स्टार वाला पार्ट हट जाता है। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप देखो, डायरेक्शन अभी मैंने आपको कराया था, तो देखते हैं। E/RT। ठीक है, अब देख लो। ये रहा ना K2। आप ध्यान से देखना, इस जेड ए बी की राइट हैंड साइड और K2 के राइट हैंड साइड में क्या डिफरेंस है, बस ये स्टार वाला पार्ट हट गया है और उसकी जगह क्या आ गया है, Na आ गया। ऐसे याद रखो, ये तीनों टर्म सेम है। ये रहा, स्टार वाला पार्ट हटाओ, उसकी जगह Na ले आओ। तो हमने ये समरी कर लिया। इसके अलावा और जहां से क्वेश्चन पॉसिबल है, कॉलिजन डायमीटर ध्यान रखेंगे आप, सिग्मा ए बी में सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी बाई 2 होता है। नंबर 6 रिड्यूस मास ध्यान रखेंगे आप, मासेस का मल्टीप्लाई ऊपर आता है और नीचे मासेस का सम आता है। ऊपर प्रोडक्ट है और नीचे एडिशन है। ठीक है। बाकी तो एन स्टार एन स्टार आपको बता ही दिया है। और हाँ, कैलकुलेशन में ध्यान रखना, जहाँ आपको मोलर कंसंट्रेशन लिखनी होती है किसी कंपोनेंट की, तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एवोगैड्रो से डिवाइड करना होता है। आप बी के लिए भी लिख सकते हो, बी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर, वो मोलर कंसंट्रेशन देता है। अच्छा, एक रिजल्ट और लिखूंगा मैं भी, पर उसका पहले आप फॉर्मुलेशन देख लो, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा हुआ है और वही क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आप ध्यान से देखो, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ के का, रिजल्ट नंबर 4, ये आर एन एस टाइप का, तो देखो के इक्वल टू ए ई पावर माइनस E/RT। तो इतना जो टर्म है, ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोल सकते हैं इसको हम। देखो, के इक्वल टू ए ई पावर माइनस E/RT। तो इस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर को हम ए मान लेते हैं, ए। तो बस आप ये देखो, ए कॉलिजन डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ए इज प्रोपोर्शनल टू कॉलिजन डायमीटर, और रिड्यूस मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, साथ में पावर म्यू की पावर 1/2 भी आएगी। बस ये रिजल्ट देखो आप, जो ये प्री एक्सपोनेंशियल, देखो ये तो एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, इस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर में सिग्मा स्क्वायर न्यूमरेटर में तो ऊपर लिखा हुआ है, और ये जो रिड्यूस मास है ये स्क्वायर रूट के अंदर नीचे लिखा हुआ है, तो लिख सकते हैं। इनकेस हम प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा सिग्मा की पावर 4 बाई म्यू बचेगा फिर यहाँ पे।
हम A1 लिखेंगे फर्स्ट रिएक्शन के लिए। अच्छा, इसको मैं अलग से ड्राइव करके दिखाता हूँ आपको, फिर यहाँ पे रिजल्ट लिख देंगे। ठीक है, तो हमने ये ऑब्जर्व किया, जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है कॉलेजन थ्योरी का, वो सिग्मा स्क्वायर बाई अंडर रूट म्यू के प्रोपोर्शनल है। अंडर रूट हटाने के लिए दोनों साइड का स्क्वायर किया, इससे सिग्मा की पावर 4 हो गया बाई म्यू बचा। A1 लिखेंगे तो सिग्मा 1 बाई म्यू 1, हाँ इसकी पावर 4 आएगी। ठीक है, A2 लिखेंगे जब, सिग्मा की पावर 2 4 आएगी डिवाइडेड बाई म्यू 2 आएगा। मान लो इक्वेशन नंबर, रेंडम में अलग से डिस्कशन है, वहां मत देखना वहां क्या नंबर थे, 1 और ये 2। और यहाँ पे इक्वेशन 2 को जरा 1 से डिवाइड करके देखो आप, तो एक रिजल्ट आ जाएगा। A2 स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इनको डिवाइड करते हैं देखो। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कट जाएगा, जब इक्वल करेंगे तो सेम आएगा दोनों में। तो ऊपर तो देखो सिग्मा 2 की पावर 4 बाई म्यू 2 है, और नीचे सिग्मा 1 की पावर 4 बाई म्यू 1 है। तो जब इसको चेंज करेंगे आप, तो सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 इसकी पावर 4 बनेगा देखो। ठीक है, और ये म्यू 1 ऊपर आ जाएगा, म्यू 1 बाई म्यू 2। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। तो एग्जाम में इतना टाइम नहीं हुआ कि इसको आप वहां ड्राइव करेंगे, तो पहले से ध्यान रखो इसको आप। A2 बाई A1 का होल स्क्वायर, सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 की होल पावर 4, और म्यू 1 बाई म्यू 2 होता है। देख लेना कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं किया है, सही लिखा हुआ वैसे, करेक्ट है। यस, तो जहां हम समरी कर रहे थे वहां इसको लिख लेंगे आप। नंबर 7 रिजल्ट, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A2 बाई A1 का जो होल स्क्वायर होता है, ठीक है, वो सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 की पावर 4 और म्यू 1 बाई म्यू 2 होता है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, क्वेश्चन इससे पूछा हुआ है। अब बस वो क्वेश्चन अप्लाई कर लेते हैं। ये क्वेश्चन था देखो, नेट में कभी पूछा हुआ है ये, ठीक है ना। देखो यहाँ पे सेम है जो भी आपको बताया था, A2 बाई A1 का होल स्क्वायर ही पूछा हुआ है। ये दो रिएक्शन दिए हुए हैं, दोनों रिएक्शन के दोनों रिएक्टेंट के मासेस आपको दिए हुए हैं और डायमीटर भी दिए हुए हैं। तो एक तरह से, हाँ मासेस ये M1 है और ये M2 है। कौन से रिएक्शन का, पहले रिएक्शन का, पहले पहले रिएक्शन की बात करते हैं। ठीक है, तो इन केस में आपसे कहता हूं फर्स्ट रिएक्शन का रिड्यूस मास, फर्स्ट रिएक्शन का तो क्या हो जाएगा, मासेस का मल्टीप्लाई। फॉर्मूला को बताया ना, तो समरी में देख लेना आप। रिड्यूस मास की कॉन्सेप्ट क्या थी, मासेस का प्रोडक्ट ऊपर आता है और डिवाइडेड बाय नीचे मासेस का सम आता है। ये आपको ड्राइव करके दिखा दिया। तो एक्स और वाई के मासेस का मल्टीप्लाई, यानी कि 5 × 20, और नीचे इनका सम 5 + 20। तो ऊपर देखो 100 हो गया, 100/25 में 4 आ जाएगा, पहले रिएक्शन का रिड्यूस मास। ऐसे इसका भी निकालो आप। देखो इस रिएक्शन के लिए ये M1 होगा और ये M2 होगा, तो रिड्यूस मास कैसे निकालते हैं, म्यू 2, ऊपर मासेस का मल्टीप्लाई, तो 10 × 10 100 हो जाएगा, और नीचे मासेस का सम। तो ऊपर 100 है ये, और नीचे 20, तो 25 × 100 5 आ जाएगा। फिर डायमीटर दिए हुए हैं, तो ये सिग्मा 1 है और ये सिग्मा 2 है। तो पहले पहले रिएक्शन 1 का कॉलिजन डायमीटर निकाल लेते हैं। एक्चुअली सिग्मा x और सिग्मा y है, ठीक है ना। तो कॉलिजन डायमीटर क्या होगा पहले रिएक्शन का, सिग्मा x प्लस सिग्मा y/2, तो 0.3 प्लस 0.5/2, यानी कि 0.4 आ जाएगा। और ऐसे फिर सेकेंड रिएक्शन का कॉलिजन डायमीटर रिएक्शन 2 के लिए, रिएक्शन 2 का कॉलिजन डायमीटर होता है क्या, सिग्मा m प्लस सिग्मा n/2। ये देखो रिजल्ट दिए हुए हैं आपको, सिग्मा m ये है और ये सिग्मा n है। तो 0.4 प्लस 0.4 यानी 0.8/2 में से ये भी 0.4 आ जाएगा। तो बस ये चार रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। हमने म्यू 1 निकाल लिया, म्यू 2 निकाल लिया, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 निकाल लिया। और फाइनली अभी देखो आपको ड्राइव करके दिखाया था, A2/A1 का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है सिग्मा 2 बाई सिग्मा 1 की होल पावर 4 और म्यू 1 बाई म्यू 2।
अब देखो ध्यान से, ये रिजल्ट था, अभी हमने इसको ड्राइव किया था, इसलिए ड्राइव किया था, इस तरह के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। देखो रिजल्ट, A2/A1 स्क्वायर इक्वल टू σ2/σ1 की पावर 4 μ1/μ2। ठीक है, तो σ2 σ1 तो सेम है ये, अब यहां से वैल्यू अप्लाई कर दो आप, और μ1 कितना है 4, और ये 5 μ2। तो देखो 0.4 से 0.4 कट गया, तो 1 ही बचा ना, 0.4 से 0.4 कट गया, अब 1 की पावर 4 तो 1 ही आंसर देगा ना, तो सिंपली यही आंसर आ जाएगा 4/5। ठीक है, 4/5 ही आंसर आ जाएगा। और देख लो ऑप्शन कौन सा था ये, 4/5 में फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन देख लो, दो रिएक्शन थे, दोनों के सभी रिएक्टेंट के मासेस डायमीटर आपको दिए हुए थे, और आपसे प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर के रेशो का स्क्वायर पूछा हुआ था। तो ये फॉर्मूला हमने पहले ड्राइव कर लिया था, और इस फॉर्मूले के ओरिएंटेड हमने μ1 μ2 σ1 σ2 पहले ही सॉल्व करके इसलिए पहले कर लिया था, बाद में पुट किया तो वैल्यू 4/5 आ गई है। ठीक है, नोट कर लेंगे आप। तो ये कंप्लीट किया हमने कॉलिजन थ्योरी ऑफ एलिमेंट्री बायोमोलिकुलर गैसियस रिएक्शंस। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।